पाटिल, कैसे हो आप सब लोग बेटा। आई होप सब अच्छे हैं, सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता ही है कि हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ रखे हैं और फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। ये सीरीज़ है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की। तो इसमें हम लोगों ने कहाँ तक करा था, हम लोगों ने ये देख लिया था कि बिज़नेस क्या होता है, मतलब कि रोज़गार किसको बोला जाता है, व्यवसाय किसको बोला जाता है, पेशा किसको बोला जाता है। तो उसके आगे ही ये फिर और डीपली डेफिनेशंस हैं और आगे इसके पार्ट्स हैं, तो उसको हम आगे ख़त्म करते हैं। बहुत ही ईजी चैप्टर रहेगा ये, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, देखिए सबसे फर्स्ट अगर हम देखा जाए तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन क्या है। तो अगर बिजनेस की डेफिनेशन के लिए बोला जाए तो ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशंस जो है वो एज इट इज़ ही लिखी जाती हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर W.R. स्प्रिगल के अनुसार ये क्या बोल रहे हैं, वे समस्त क्रियाएं या वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए की जाती हैं, उन्हें व्यवसाय कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली अगर वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय के लिए जो चीज़ें की जाती हैं उन्हें जो है हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम मतलब बिजनेस बोला जाता है, ठीक है। सेलिंग परचेजिंग, ये सिंपल यही सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा में क्या बोल रहे हैं, व्यवसाय की विशेषताएं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं में अगर क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस जो है उसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं, वो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में अगर हम पढ़ें, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया। तो ये तो सबको पता ही है कि आर्थिक क्रिया है बिजनेस। आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, सिंपली जहाँ पर पैसों से लेन देन हो और परचेजिंग सेलिंग हो, वो सारी चीज़ें, तो उसको आर्थिक बोला जाता है। तो ये आर्थिक क्रिया है ऑब्वियसली। अगला वस्तुओं एवं सेवाओं का हस्तांतरण, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो तो ऑब्वियसली है ही कि वस्तुओं और सेवाएं जो हैं वो ली जाती हैं, दी जाती हैं बिजनेस के अंदर, तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा में आ जाता है व्यवहारों में निरंतरता, मतलब कि रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, वास्तव में व्यवसाय उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जो निरंतर होती हैं, अर्थात विक्रय बार बार होता है। तो ये चीज़ भी अगर बिज़नेस हम करते हैं तो अगर एक बार हम कोई सामान ले आए, मान लीजिए हमारी एक दुकान है, हम एक सामान लेके आते हैं, वो बिकेगा तो हम दोबारा से उसको और लेकर आएंगे, फिर वो बिकेगा फिर और दोबारा लेकर आएंगे। तो मतलब सिंपली ये है कि हम लोग यहाँ पर ये जो क्रियाएँ होती हैं ये रेगुलर वे में होती रहती हैं, ठीक है ना। आपको मैं बेस बता रही हूँ पॉइंट का, आप अंदर उसको खुद बना के लिख सकते हो। उसके बाद होता है प्रॉफिट मोटिव, लाभ का उद्देश्य। सिंपल चीज़ है कि हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा कोई ना कोई मोटिव यही होता है कि हमको लाभ अर्जित करना है। मतलब सिंपली हम लोगों को प्रॉफिट तो अर्न होना चाहिए ना, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कि प्रॉफिट मिलना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है जोखिम का तत्व, एलिमेंट ऑफ रिस्क। व्यवसाय को मात्र फूलों की सेज नहीं समझना चाहिए, इसे पग पग पर कांटे भी हैं, अर्थात समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि बिजनेस हमेशा जो है सक्सेसफुल ही रहे, कभी कभी बिजनेस लॉस में भी जाता है, कभी कभी रिस्क भी होता है, और कभी कभी ये चीज़ भी देखी जाती है कि बिजनेस को लेकर हमें काफ़ी बार जो है लॉस हो जाता है और हम घाटे में चले जाते हैं, तो इसमें जोखिम भी होता है। अगला उपयोगिता का सृजन, मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। वस्तुओं को समाज के लिए अति उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। मतलब जैसे कि अगर सिंपल चीज़ें देखें कि लोगों को क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही हैं, या क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उनके लिए, उसके हिसाब से हम अपने बिजनेस में चेंज भी करते हैं, है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू एक पर्सन की नीड जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से भी उसमें चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता संतुष्टि, मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप कपड़ों का काम करते हैं, तो अगर आपके कंज्यूमर जो आपसे कपड़े लेकर जा रहे हैं, अगर आपके कपड़ों की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए सामने वाला पर्सन आपको बार बार आपसे कपड़े खरीदने आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उपभोक्ता संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। उसके बाद अगला आ जाता है पेशा। पेशा का मतलब क्या होता है, पेशे का मतलब होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब एक चीज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से टैलेंटेड हैं, उसके अंदर आपको अच्छी समझ है, स्पेशलिस्ट हैं आप उसके। पेशा वह व्यवसाय है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके दूसरे व्यक्ति को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच one professes to have acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising other, ठीक है। तो इसको आप सिंपली बोल सकते हो कि ये एक चीज़ ऐसी है जिसमें एक पर्सन को एक चीज़ का स्पेशलिस्ट ज्ञान होता है, ठीक है ना। उस चीज़ को क्या बोला जाता है, पेशा बोला जाता है। इनमें डिफाइंस आप एक दो डिफाइंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है, डिफाइन एज इट इज़ पेपर में आती हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई है। उसके बाद आगे अगर बात की जाए तो क्या बोल रहे हैं कि
पेशे की विशेषताएं, अब इन्होंने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। विशिष्ट ज्ञान तो ऑब्वियसली होगा ही, स्पेशलाइज नॉलेज होती है तभी तो वो प्रोफेशनल है ना। उसके बाद में सेकंड रहता है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था, फॉर्मलाइज्ड मैथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। पेशे का मतलब ये होता है कि सिंपल आप लोगों को एक चीज़ जो है सिखाई जाती है, मतलब एक ही चीज़ का डीपली जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है अंदर अंदर तक उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उससे ये होता है कि उसके अंदर की जो डेवलपमेंट है उस चीज़ से रिलेटेड वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये चीज़ सीखनी है और इस तरीके से आपको इसको इम्प्रूव करना है वो चीज़। उसके बाद में प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँ तो वो चीज़ इसके अंदर आ जाती है, मतलब अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना। क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, पेशे की विभिन्न क्रियाओं को मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता तैयार करना, मतलब आपको गाइड करने के लिए लोग होते हैं वहाँ पर। अपने सदस्यों की छवि को एक पेशेवर के रूप में बनाना है, विकास करना, मतलब हमें एक चीज़ में प्रोफेशनल है, हमें वो चीज़ दिखानी है कि हम हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें वो चीज़ नॉलेज होना ज़रूरी है ना। उसके बाद में पेशे में प्रवेश को नियमित करना। भारत में पेशों के इस तरह के प्रतिनिधि संघ स्थापित हो चुके हैं, जैसे वकालत के पेशे के लिए वॉर काउंसलिंग ऑफ इंडिया, चिकित्सा के पेशे के लिए मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, इसी तरह से लेखा शास्त्र के पेशे के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे संघ होते हैं जहाँ पर आप लोगों को प्रोफेशनली जो है वो डील करवाया जाता है, प्रोफेशनली आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद में आगे जाता है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये अभी हमने वर्ड पढ़ा आचार संहिता। अब ये क्या होता है, एक पेशे के सदस्य निर्धारित आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। आचार संहिता के अंतर्गत पेशे से संबंधित नियम, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता के पैमाने को सम्मिलित किया जाता है, मतलब कि आप में रूल्स, आपको रूल्स फॉलो करने आने चाहिए, आप में ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसके अंदर में आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्म्स का, आपको रेगुलेशन का आपको पालन करना पड़ेगा, मोरालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। अगला आता है आर्थिक स्वार्थ के लिए स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना, मतलब यहाँ पर सेल्फिशनेस नहीं दिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर में क्या है, आपको सेल्फिशनेस होना नहीं सिखाएंगे। वहाँ पर अगर आप चाहे जितना मर्जी बिजी हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक पेशेंट पड़ा हुआ है तो आपको उस पेशेंट को जो है पहले ट्रीट करना है, आपको पहले अपनी इंपॉर्टेंस अपने आप को नहीं देनी है, पहले आपको सामने वाले को देनी है। तो वही चीज़ इसके अंदर बताई जाती है, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। रोजगार का मतलब क्या है, जब हम कहीं पर काम करने जाते हैं और वो बदले में हमें तनख्वाह देता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रोजगार बोल जाता है, उसको एम्प्लॉयमेंट बोल जाता है। अब इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बहुत ईजी है। रोजगार का सिंपली मतलब तो ये होता है कि दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना, अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव सैलरी फ्रॉम अदर्स, ठीक है ना। उसके अंदर रोजगार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, दूसरों के लिए सेवा, मतलब हम दूसरों के लिए काम करते हैं। उसके अलावा में व्यक्तिगत सेवा होती है, पर्सनल सर्विस है ये, क्योंकि इस कर्मचारी को सेवा स्वयं ही प्रदान करनी होती है, था कि अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति से सेवा नहीं करवा सकता, ठीक है। समझौता, एग्रीमेंट होता है कि आपको इतने टाइम तक के लिए इतनी सैलरी पर काम पर रखा जा रहा है, ऐसा कुछ। नौकर, सर्वेंट, कर्मचारी अपने स्वामी का नौकर होता है, वह उसके अनुसार काम करता है, मतलब नॉर्मली है कि उसके सर्वेंट है तो उसका काम करेगा वो। उसके अलावा पूंजी की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल काम करेंगे और आपको उसके बदले में सैलरी मिलेगी, सिंपल चीज़, ठीक है ना, ओके। तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद में जोखिम नहीं, कोई खतरा भी नहीं होता है इसमें, क्योंकि हमें काम करना है, पैसे मिलेंगे। नियोक्ता की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, नियोक्ता कोई भी हो सकता है, जैसे सरकार, सरकारी उपक्रम, निजी संस्थान, मतलब कि यहाँ पर जो काम दे रहा है वो कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और नॉर्मल दूसरी चीज़ भी हो सकती है, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि व्यवसाय के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये एक पूरा का पूरा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है पेपर में, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पेपर में आता है, तो इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, याद कर लेना, बहुत ईजी है, बना बना के लिख सकते हो आप लोग। उसके बाद में व्यवसाय के उद्देश्य कौन कौन से हैं, अगर सिंपली देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बिजनेस में कौन कौन से होते हैं, लाभ अर्जित करना और मतलब इनोवेशन, ग्राहक सर्जन, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसी को आपको और अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करा गया है। कैसे, आर्थिक उद्देश्य मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इसके अंदर रहता है व्यवसाय का एक ऐसा उद्देश्य जिसके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
कौन सा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होता ही है ना बिजनेस में, हमेशा क्या होता है, हम पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो अगर पैसे ही नहीं होंगे उसके अंदर, मतलब उसमें मनी ही नहीं होगी, तो हम बिजनेस करेंगे क्या? नहीं करेंगे, हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो इसके अंदर है कि लाभ अर्जित करना ही इसका जो मेन उद्देश्य होता है, उद्देश्य हैं ये सारे, ठीक है। ग्राहक सर्जन, ग्राहक सर्जन मैंने अभी बताया कि आपको कस्टमर को बनाना होता है कि आपका कस्टमर कब आएगा, जब आपका सामान जो है वो अच्छा होगा, तब आपका कस्टमर जो है वो खुद आएगा। तो वो चीज़ इसके अंदर बोली गई है। उसके अलावा में और आगे देखें अगर, तो ये क्या बोल रहे हैं, नव इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब नव प्रवर्तन, मतलब अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं और वो चीज़ आपको लगता है कि ये जो है पुरानी हो गई है, ये रूल पुराना हो गया है, ये अब मटेरियल पुराना है, हमें कुछ नया इनोवेट करना चाहिए, तो वो चीज़ भी इसके अंदर होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव में अगर देखा जाए, बिजनेस के सामाजिक उद्देश्य कौन से होते हैं? उच्च किस्म की वस्तुओं का उचित मूल्य पर बेचना। उसके अलावा में आगे अगर बात की जाए तो समाज के विकास में योगदान देना, मतलब कि कंट्रीब्यूशन देता है। बिजनेस जो है अगर कुछ काम कर रहा है तो उससे क्या होता है, अवेयरनेस भी बढ़ती है कि हाँ ये चीज़ जो है इतने रुपए में यहाँ पर बन रही है या इतने में मिल रही है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। विनियोजकों को पर्याप्त लाभ, मतलब इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको भी प्रॉफिट होता है। रोजगार उपलब्ध करवाना, अब एक बिजनेस है, बिजनेस के अंदर एक फैक्ट्री तो होगी ही, फैक्ट्री होगी तो उसमें जो है वर्कर्स काम करेंगे, और वर्कर्स काम करेंगे तो उनको जो है फैक्ट्री से काम मिलेगा और इनको इसके बदले में पॉकेट मनी मिलेगी, मतलब कि सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से। उसके बाद आता है व्यवसाय में लाभ की भूमिका। लाभ की भूमिका मतलब कि लाभ क्यों ज़रूरी है भाई? लाभ है तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है? लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा में अति शीघ्र विकास के लिए, जल्दी जल्दी हम ग्रोथ कब करते हैं? जब हमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिलता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। कुशलता वृद्धि के लिए, मतलब फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, मतलब जितना हम कोई काम जितना ज़्यादा करते रहते हैं उतनी ही वो चीज़ जो है और हमारे अंदर से अच्छी होती रहती है, ठीक है। उसके अलावा में प्रतिष्ठा व पहचान के लिए बनाना। प्रतिष्ठा व पहचान का मतलब ये, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, अगर हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो हमारी धीरे धीरे पहचान भी बढ़ती है कि हाँ ये इंसान ये चीज़ काम करता है, ये चीज़ बेचता है, ठीक है। अधिक लाभ अर्जित करने के लिए, अधिक लाभ अर्जित मतलब फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट का मतलब कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करना होता है, ये चीज़ तो कॉमन है ही। तो ये बच्चे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अपनी खुद की ओन वर्ड्स में भी इनको लिख सकते हो, ठीक है। आप लोगों को इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वही पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत हो। अदरवाइज जो मैंने बेसिक तरीके से आप लोगों को बताया है, आप उसी को अच्छे से करिए और उसको समझने की कोशिश करिए, उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिखिए। ओके, ठीक है। चलिए, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए इकोनॉमिक और बिजनेस स्टडी को साथ साथ हम लेते हुए चल रहे हैं। तो इकोनॉमिक का भी एक चैप्टर खत्म हो गया, बिजनेस स्टडी का भी एक चैप्टर अब इसमें खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।